नमस्कार साथियों। संधि में हमने स्वर संधि के भेद, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि पढ़े थे। कुछ अभ्यास आपको करने के लिए दिए थे, इनका हम संधि विच्छेद करते हैं। पहला है विंध्याचल। विंध्याचल का विच्छेद कहाँ से होने की संभावना है? या में जो आ की ध्वनि है वहाँ से। तो यहाँ से तोड़ेंगे। पहला शब्द बनेगा विंध्य या फिर विंध्या। तो विंध्य शुद्ध शब्द है। दूसरा शब्द जो आएगा वो होगा एचल या आचल। तो एचल शुद्ध शब्द होता है जो चल न सके। एचल जो चल न सके। तो इस तरह से इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा विंध्य जोड़ एचल। इसी तरह से दूसरा है देशाटन। तो शय में आ की ध्वनि है, यहाँ से टूट रहा है। पहला शब्द बनेगा देश या देशा। तो कौन सा सही होगा? देश। दूसरा शब्द होगा अटन या आटन। अटन शब्द सही होता है। अटन का मतलब होता है घूमना, घूमना या भ्रमण करना, देश में भ्रमण। इसी तरह से आ जाता है तीर्थाटन। तीर्थाटन, तीर्थाटन यानी तीर्थ के लिए घूमना, तीर्थ के लिए भ्रमण करना। अभयारण्य, यहाँ भय पूरा आता है, ये ध्यान में रखें। अभयारण्य में भय आधा नहीं आता है, भय पूरा आता है, आधा होता है, वो अशुद्ध शब्द होता है। तो यहाँ से टूटेगा। पूरा क्यों आता है? देखो, अभय, भय नहीं। अभय यानी भय नहीं, प्लस अरण्य। अरण्य वन का पर्यायवाची है, कानन, वन, जंगल। तो अरण्य का मतलब वन। ऐसा वन प्रदेश, ऐसा वन प्रदेश जहाँ पर प्राणियों को, जानवरों को, पशु पक्षियों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं हो, यानी शिकार वर्जित हो, उस क्षेत्र को कहा जाता है अभयारण्य। रविंद्र, ये शब्द शुद्धि में बहुत पूछे जाते हैं। दोनों ही शब्द, हिंदी का एक प्रकरण है शब्द शुद्धि, उसमें कई बार पूछे जाते हैं। अभयारण्य में भय पूरा आता है, ये याद रखने की बात है। रविंद्र में वय में बड़ी ई की मात्रा आती है, ये याद रखने की बात है। तो बड़ी ई की मात्रा टूटेगी। पहला शब्द बनेगा रवि, छोटी या बड़ी, प्लस आगे इंद्र। अब यहाँ रवि में ही छोटी है या बड़ी है, कैसे याद रखेंगे? रवि का मतलब होता है सूर्य। सूर्य पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? सूर्य पुल्लिंग है, तो अंतिम मात्रा ह्रस्व हो जाएगी। तो रवि जोड़ इंद्र। अब छोटी ई और छोटी ई मिलकर के दीर्घ ई होगी, ह्रस्व ह्रस्व मिलकर के दीर्घ होगी। अब यहाँ नू, बड़े ऊ की मात्रा है। अब देखो यहाँ भी आ की मात्रा है, लेकिन पहला शब्द जब इसका भय से तोड़ेंगे तो पहला शब्द बनेगा भय या भा। तो अकेले भय और भा का कोई मतलब नहीं है। भा का मतलब होता है चमकना, लेकिन फिर आगे हम देखेंगे तो नूर्जा और आनूर्जा वो निरर्थक शब्द मिल जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से नहीं टूटेगा। फिर नए में बड़े ऊ की मात्रा है, तो वहाँ से हम तोड़ेंगे। वहाँ से तोड़ेंगे तो पहला शब्द हमें मिलेगा भानु। यहाँ बड़ा ऊ भी हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे भानु क्या होता है? सूर्य ही होता है। सूर्य क्या है? पुल्लिंग है, तो अंतिम ऊ की मात्रा ह्रस्व आ जाएगी। प्लस ऊर्जा, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ऊर्जा में ऊ की मात्रा दीर्घ होगी। और ये अंतिम है वधूक्ति। ध में बड़े ऊ की मात्रा है, वहीं से टूटेगा, और तो कोई टूटने की संभावना ही नहीं है। तो पहला शब्द होगा वधू। अब बताओ, वधू में ध में ऊ की मात्रा छोटी आएगी या बड़ी? बड़ी आएगी, क्योंकि वधू स्त्रीलिंग शब्द है। प्लस उक्ति, उक्ति में ऊ छोटा आएगा। इस तरह से हम अभ्यास करेंगे तो हमारे संधि के जो नियम है वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, गुण संधि के उदाहरण हमने कुछ लिए थे। इनमें से पहला है रमेश। देखो एक ही मात्रा है ना, यहाँ से टूटेगा। अब टूटेगा वो जो मिलकर बना है, जिसको तोड़ना है उसको बाहर निकाल दो। तो ए को तोड़ रहे हैं तो इसको बाहर निकालो। बाहर निकालेंगे तो क्या बच गया? रे में। अब देखो पहला शब्द क्या बनेगा? एक इसका बनता है ए या आ का। तो पहला शब्द जो बनेगा वो होगा रम या रमा। तो रमा होता है जो लक्ष्मी का पर्यायवाची है, प्लस आगे दूसरा शब्द हो जाएगा ईश। रमा का ईश, रमेश, वही विष्णु को ही कहा जाता है उमेश। तो इसमें हो जाएगा उमा प्लस
ईश। उमा पार्वती का पर्यायवाची है। हितोपदेश, ये छोटी ही है, तय में ओ की मात्रा यहाँ से तोड़ देंगे, ओ टूटेगा तो पहला शब्द हो जाएगा हित या हिता, सार्थक शब्द होता है हित। दूसरा शब्द हो जाएगा उपदेश। उपदेश में ऊ छोटा आएगा, क्यों? क्योंकि एक उपसर्ग है, उप प्लस देश, तो उप उपसर्ग है। गंगोदक, तो पहला शब्द हो जाएगा गंग या गंगा, तो गंगा सार्थक हो गया, प्लस उदक, उदक यानी जल, गंगा का जल। ये शब्द युग्म में बहुत आता है, उदक और उदर, उदक और उदर। यदि उदर का अर्थ पेट है तो उदक का अर्थ क्या है? तो उदर यानी पेट और उदक यानी जल। महोर्जा, महा प्लस ऊर्जा, महा प्लस ऊर्जा। वर्षर्तु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाता हूँ उसके बाद में। कर्णवर्षी, ये दोनों ही हम लेते हैं। देखो, वर्षा जोड़ ऋतु, वर्षा जोड़ ऋतु। तो अब क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ आ की मात्रा है प्लस आगे री है, दोनों मिलेंगे तो अर बनेगा। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो वह तो ऐसा ही रह गया, शाह में से आ निकल गया तो शय आधा हो गया, और ये रे ऊपर लगा हुआ है। अब आ और री मिलकर के अर बन गए, तो अर बन गए तो अब अर यहाँ आ जाएगा, और अब ये री अर में आ गई तो आगे आ जाएगा तू। अब आप देखेंगे कि ये शय आधा है और ए बाद में आ रहा, तो शय इसमें मिल जाएगा, तो ये शय का हलंत हट जाएगा और रे ऊपर ही रहेगा, तो हलंत हट गया, ए मिल गया, वर्षर्तु, ये रे ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल हो गया वर्षर्तु। कर्णवर्षी में हो जाएगा कण्व प्लस ऋषि, कण्व नाम का ऋषि, ऐसा ऋषि जिसका नाम कण्व हो। तो इस तरह से आप खूब अभ्यास करें, और आपका संधि को जो आपको टॉपिक में जो ट्रिक बताई है मैंने, जो संधि विच्छेद करने की ट्रिक है कि टूटेगा वो जो वर्ण मिलकर के बना है, जिसको तोड़ना है उसको बाहर निकाल लो शब्द से, आप आसानी से उसका संधि विच्छेद कर पाएंगे। आगे अब हमारा तीसरा भेद है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में दो नियम काम करेंगे। पहला नियम होगा ए या आ प्लस ए या आई बराबर आई बनेगा, और आई की मात्राएं दो होती हैं। ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर एक थी और आई की मात्राएं दो हो जाएंगी। दूसरा नियम है ए या आ प्लस ओ या औ करेंगे तो बन जाएगा औ, और औ की मात्राएं इस तरह से पाई के साथ दो मात्राएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें ए या आ प्लस ए या ए, जैसे सदा जोड़ एव, तो देखो यहाँ आ की ध्वनि है और ए है, आ प्लस ए क्या बनेगा? आई बनेगा। तो से अब दय हलंत हो गया, क्यों? क्योंकि दय में से आ निकल गया, दय का आ और एव का ए इस आई में मिल गए, तो इन दोनों के स्थान पर आ जाएगा आई, और अब आ जाएगा वह। अब जब इनको जोड़ेंगे तो दय जाके ए में मिल जाएगा, आई में, तो से दय आई में मिला तो दो मात्राएं और वह सदैव। इसी तरह से एक जोड़ एक, अब देखो यहाँ कै में ए है प्लस आगे ए है, दोनों मिलेंगे तो आई ही बनेगा। अब जोड़ दो वापस, तो ए तो ऐसा ही रहेगा, कै में से ए निकला, कै आधा हो गया, ये ए है, ये ए के साथ मिलके आई में आ गया, तो
तो इस कै के बाद और इस कै से पहले आई आएगा और आगे कै। अब ये कै आधा व्यंजन है, आगे स्वर आ रहा तो इसमें मिल जाएगा और बनेगा कई। फाइनल रूप हो जाएगा एकैक, एकैक। इसी तरह से हम ओ के उदाहरण लेते हैं, जैसे महाजोड़ ओज। ओज गुण होता ना, तेज, ओज। तो महाजोड़ ओज, देखो आ है प्लस ओ है बराबर औ। अब जोड़ेंगे तो मैं है में से आ निकला है हलंत का, आगे आ और ओ मिलके औ, आगे आ जाएगा जय। फाइनल रूप हो जाएगा मैं हाउ और जय, महोज। वन जोड़ औषधि, वन जोड़ औषधि। तो नए में ए है प्लस आगे औ है, दोनों मिलेंगे तो औ बन जाएगा। अब देखो वह, नए में से ए निकला, नए आधा हो गया, ए और ओ मिलकर औ हो गया और आगे शधि। अब नए औ में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वनौषधि। ये दो और औ के उदाहरण हुए हैं। एक उदाहरण ए का लेते हैं, इनका मत जोड़ एक के, ऐ की मात्रा है। तो देखो तय में ए है प्लस ऐ है तो भी क्या बनेगा, ऐ ही बनेगा। अब जोड़ेंगे तो मैं, तय में से ए निकला, तय आधा, ए और ऐ मिलकर के ऐ हो गया और आगे कै, और फाइनल हो जाएगा मतैक्य। ये था संधि विच्छेद करना, संधि युक्त पद बनाना, दो शब्दों को जोड़ करके संधि करना, संधि युक्त पद बनाया है। अब हम इनको तोड़े कैसे, वृद्धि संधि के अनुसार शब्दों का विच्छेद कैसे करें। तो विच्छेद देखें, ये हमारे पास एक शब्द है जनेकता। तो याद रखो तोड़ने का सूत्र क्या है, तोड़ने की ट्रिक हमने क्या बना रखी है कि टूटेगा वो जो मिलकर बना है, टूटेगा वो जो मिलकर बना है, और जिसको तोड़ना है उसको शब्द से बाहर निकाल लो, हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ टूटने की संभावना कहाँ से है, यहाँ से है, क्योंकि ऐ मिलकर के बना है। देखो यहाँ आ है वो भी मिलकर के बना है, लेकिन यहाँ से तोड़ेंगे तो अंतिम शब्द क्या आएगा हमारे पास, केवल ए या आ। तो उसका कोई संधि में स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होता। तो यहाँ से तोड़ेंगे तो टूटेगा क्या, ऐ। ऐ किस में टूटता है, ए या आ प्लस ए या ऐ। जब टूटेगा तो प्लस के निशान से पहले, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ आएगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए या ऐ आएगा। तो जय, जहाँ से वर्ण को बाहर निकाला ऐ को, वहीं पर हलंत लगा दो, वहीं पर प्लस लगा दो, क्योंकि नए में से ऐ बाहर गया, हलंत बच गया, और यहाँ से टूटेगा इसका मतलब प्लस लग जाएगा, प्लस आगे कता। अब देखो ये जो ऐ हमने बाहर निकाला है, इसको इस रूप में यहाँ लिखना है। तो पहले शब्द के अंत में आएगा ए या आ, तो जन होता है या जना होता है, जन होता है शुद्ध शब्द, प्लस ए होता है या ऐ होता है, तो ए होता है एक प्लस ता प्रत्यय है, एक प्लस ता प्रत्यय है, एकता। दूसरा उदाहरण लेते हैं,
विस्वैक्य टूटने की संभावना कहाँ से है? केवल वही से, केवल यहाँ से टूटने की संभावना है। तो ऐ को हम तोड़ेंगे, ऐ को बाहर निकाल लिया, क्या बच गया? वी आधा श। अब ये वह भी आधा हो गया क्योंकि इसमें से स्वर निकल गया। जब स्वर निकल गया तो व्यंजन आधा हो गया। प्लस लगा दो वहीं पे, आगे आधा क और ये, आधा क और ये। अब यहाँ देखो, यहाँ ए भी आ सकता है और ऐ भी आ सकता है। तो यहाँ आप एक ट्रिक याद रखें, अगर किसी शब्द के लास्ट में ये आया हो, अगर किसी शब्द के लास्ट में ये आया हो और उससे पहले वाला व्यंजन आधा हो, इसका मतलब वो यह प्रत्यय के रूप में है। और ऐसी स्थिति में जब प्रत्यय होगा तो उस शब्द का प्रथम स्वर है वो वृद्धि रूप को होगा। तो इन दोनों में से वृद्धि रूप कौन सा है? ऐ, दीर्घ रूप। ए छोटा है, ऐ दीर्घ रूप है, तो ये दीर्घ रूप ही आएगा और हो जाएगा ऐक्य। यहाँ ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ए आए या ऐ आए। तो एक का तो हम कई बार देखते हैं, सुनते हैं, हमें थोड़ा ज्ञान होता है कि एक में तो मात्रा नहीं आती, ए आता है, ऐ नहीं आता। लेकिन एक के में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखें कि लास्ट में ये है और आधा आ रहा है तो यहाँ वाला दीर्घ रूप होगा। तो इस तरह से आप कर पाएंगे। जैसे महेश्वरी, अब हम इसको तोड़ेंगे तो केवल यहीं से टूट रहा है। ऐ को बाहर निकाल लिया, बच गया मैं और है आधा, प्लस लगा दो वहीं पर, आगे स्वरीय। अब यहाँ तो ए या आ आएगा तो मह होगा या महा होगा? तो महा होगा, महा होगा तो यहाँ हो जाएगा महा, प्लस आगे ए या ऐ। तो अब यहाँ हमें कंफ्यूज हमारे दिक्कत आ सकती है कि ए आएगा या ऐ आएगा। तो देखो यह है और यह से पहले आधा रह है, तो इसका मतलब यहाँ यह प्रत्यय के रूप में है, तो प्रथम स्वर जो आएगा वो दीर्घ रूप में आएगा। तो इन दोनों में से दीर्घ रूप क्या है? ऐ है। तो फाइनल हो जाएगा महाजोड़ ऐश्वरी। इसी तरह से ओ का उदाहरण लेते हैं। महौदार्य, महौदार्य, तो टूटने की संभावना पहले यहाँ से है। अब औ को बाहर निकालेंगे, औ को बाहर निकालेंगे तो बच क्या गया? मैं और है हलंत का बच गया, प्लस आगे दार्य कर दो। अब देखो यहाँ तो मह आते ही हमें तुरंत अंदाजा लग जाएगा कि महा होगा, तो महा करेंगे तो आ की मात्रा लगा देंगे, प्लस आगे। अब आगे हमारे दिक्कत ये है कि ए या आ प्लस ओ या औ में टूटेगा ये। अब यहाँ ओ लिखें या औ लिखें, तो इसके लिए आप तुरंत देख लें आगे यह तो नहीं है, यह है उससे पहले आधा तो नहीं है। अगर यह है लास्ट में और उससे पहले वाला व्यंजन आधा है तो दीर्घ रूप आएगा, मतलब औ आएगा, औदार्य। तो इस तरह से हम इनका संधि विच्छेद कर सकते हैं। इसमें सीखने वाली बात, ट्रिक करने वाली बात, एक तो अपना नियम हो गया, और दूसरा जो हमें दिक्कत आ सकती है वो आगे ए ऐ और ओ औ में आ सकती है। तो वो दीर्घ रूप के लिए याद रखें कि अंत में अगर यह है और उससे पहले वाला व्यंजन आधा है तो उसका शब्द का जो आदि स्वर होगा, प्रथम स्वर होगा, वो दीर्घ रूप में होगा। इसी तरह से यदि इक आ जाए लास्ट में, जैसे महेंद्र जालिक, अब इस स्थिति में ऐ यहाँ है, इसको तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? मैं है आधा हो गया, प्लस ने द्र जा ली कै। अब यहाँ हमें पता है कि क्या हो जाएगा? महा हो जाएगा।
अब यहाँ हमारी दिक्कत है कि ऐ को तोड़ा है तो यहाँ ए आए या ऐ आए, तो वही फार्मूला है कि अगर लास्ट में इक आ रहा है, देखो जालिक इक आ रहा है तो यहाँ आदि स्वर दीर्घ होगा तो ये आएगा ऐ, ऐन्द्रजालिक। इसी तरह से भारतौपन्यासिक, भारतौपन्यासिक, तो यहाँ से औ को तोड़ेंगे, तो औ को बाहर निकाल लो, बाहर निकालने पर क्या बच गया, भारत प्लस पन्यासिक, अब देखो पहला शब्द तो हमें पता चल गया कि भारत आएगा तो हलंत हट जाएगा, ए मिलेगा तो। अब दूसरा शब्द ओ आए या औ आए तो हमें इससे पता चल जाएगा, इक आ रहा है, पन्यासिक, सिक में इक है तो प्रथम स्वर दीर्घ ही आएगा, औपन्यासिक। इस तरह से हम इस ट्रिक के माध्यम से सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अगला भेद है संधि का यण स्वर संधि। यण स्वर संधि से पहले हमने जो अब तक संधि पढ़ी है, दीर्घ है, गुण है और वृद्धि है, उनके अपवादों पे एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दीर्घ के अपवाद। दीर्घ संधि के अपवाद। यहां देखो एक शब्द मैं लेता हूं, कुल प्लस अटा। अब देखो इससे शब्द बनेगा कुलटा, होना चाहिए था लय में ए है और आगे ए है तो दोनों मिलके आ होना चाहिए था, कुलाटा, लेकिन ला नहीं होगा, ले ही रहेगा। क्यों रहेगा? अब देखो इसमें कह दिया जाता है कि ये अपवाद है, लेकिन यहाँ भी एक नियम काम करता है। वो क्या करता है कि ये कुछ एक शब्द हैं, कुलटा, मनीषा, हलीसा, शकंदु, करकंदु, मारतंड, इन शब्दों में क्या होता है कि इन प्रथम शब्द के टी भाग का लोप होता है। लोप होना यानी गायब होना। तो उसमें टी भाग क्या है? हिंदी में भी टी होता है, जैसे अंग्रेजी में टी ऐसे होता है वैसे हिंदी में टी ऐसे होता है। इस टी का मतलब ये होता है कि शब्द का अंतिम स्वर जहाँ है, शब्द में अंतिम स्वर जहाँ है उससे आगे का सारा भाग टी भाग कहलाता है। जैसे इस शब्द में अंतिम स्वर कहाँ है? लय में ए है, तो इसका टी भाग ये ए हो गया। एक दूसरा शब्द है जैसे मनस जोड़ ईशा। अब यहां देखो अंतिम स्वर कहाँ है? से में तो कोई स्वर है नहीं, ने में स्वर है ए, तो ये ए और इससे आगे का सारा भाग से, ये टी भाग हो गया। तो शब्द में अंतिम स्वर जहां होता है उससे आगे का सारा भाग टी भाग कहलाता है हिंदी में। तो इसका टी भाग ये है और इसका टी भाग ये है। तो इन शब्दों के लिए जो अपवाद हम लिखेंगे, इन शब्दों के लिए कहा गया है कि इन शब्दों के अंतिम टी भाग का लोप कर देना, आपको गायब कर देना है। अब गायब कर देंगे तो बच क्या गया? देखो कु, लय में से टी भाग ए गायब हो गया तो बच क्या गया? आधा लय और फिर आगे ए और टा। अब देखो मिला दो, लय आधा व्यंजन है तो ए में मिल जाएगा जाके, बनेगा कु लय टा। इसलिए इसे अपवाद कहा जाता है, अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ए मिलकर के या दो समान स्वर मिलकर के दीर्घ नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसको अपवाद की श्रेणी में रखा है। इसी तरह से यहाँ टी भाग का लोप कर दिया तो क्या बच गया? मैं, न में से ए गया और से भी गया तो न आधा हो गया, प्लस आगे ईशा। अब न में बड़ी ई मिलेगी, मैं, न बड़ी ई में मिला नी और शा, बन गया मनीषा। इस तरह से यहाँ ये काम होता है। आगे जैसे मारतंड, ये दो रूपों में लिखा जाता है,
मृतंड में भी इसमें री है और इसमें आर है। ये दोनों ही सही है, दोनों ही प्रचलित हैं, दोनों ही पूछे जा सकते हैं, कोई भी आ सकता है। अब इसमें होता क्या है, मृत जोड़ अंड। अब देखो इसमें टी वाक का लोप हो जाएगा, मारतंड में भी शकंदु, करकंदु, एक शकंदु भी लिख लेते हैं। तो अब टी भाग का लोप हो गया तो ए गायब होगा, यहाँ से ए गायब होगा तो बचा क्या, ब्री तय हलंत का हो गया। अब आगे अंड और बन गया मृतंड। इसमें क्या है कि इसको दूसरा रूप सही मानने का कारण क्या है कि ये जब अंड शब्द इसके साथ जुड़ेगा तो इसके री में वृद्धि हो जाएगी, और री की वृद्धि आर होती है। जैसे गुण संधि में री का गुण अर होता है, वैसे ही वृद्धि संधि में री की वृद्धि करेंगे तो री का आर बनेगा। जैसे हृद जोड़ इक, ये इक प्रत्यय है, यहाँ संधि नहीं हो रही है, मैं प्रत्यय जोड़ रहा हूँ। तो जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो प्रथम जो स्वर है, शब्द का प्रथम स्वर है, उसमें वृद्धि करेगा। तो यहाँ है और है में स्वर क्या है, री है और द है। अब देखो जब इस री की वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, है आधा, री की वृद्धि आर, द और इक, ये द हलंत। अब इनको हम जोड़ देंगे तो है आ में मिला हा, रे आधा ही रहेगा, द छोटी में मिल जाएगा तो दी हो जाएगी, और कै। अब रे आधा होता है तो वो कहाँ जाता है, बाद वाले के सिर पे जाता है, तो हो जाएगा हार्दिक। यहाँ इसको समझाने का मतलब है कि जब प्रथम स्वर में री होती है, प्रथम शब्द के आदि स्वर के रूप में री होती है, तो वो दूसरे शब्द से मिल रहा है प्रत्यय के रूप में, तो क्या हो जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ मृ में जो री है उसकी जब वृद्धि करेंगे तो आर हो जाएगा। तो देखो आ इसमें आ गया और रे ऊपर चला जाएगा, मारतंड, ये री की वृद्धि रूप है। इसी तरह से शकंदु, तो शक प्लस अंधु। अब इसका ये टी भाग है, ए उसका लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा तो कै आधा हो गया, कै आधा हो गया तो ए में मिल गया और बन गया सकंदु। जबकि ए और ए मिलकर के आ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीर्घ स्वर संधि के अन्य अपवाद हैं दीनानाथ, मूसलाधार, विश्वामित्र, इसका हो जाएगा दीन जोड़ नाथ, इसका हो जाएगा मूसल जोड़ धार, इसका हो जाएगा विश्व जोड़ मित्र। अब यहाँ आप देखेंगे न में ए है, इसके बाद में आ नहीं आया है, पहले न है और बाद में आ है, तो यहाँ ए और आ का मेल नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी न का ना हो गया, इसलिए इसे अपवाद में रखा गया है। इनमें ए का आ से मेल नहीं हो रहा है कहीं भी। यहाँ आप देखेंगे ए है लय के लास्ट में, लेकिन यहाँ ध पहले है और आ बाद में है, तो स्वरों का मेल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वृद्धि दीर्घ हो गया ये, इसलिए इनको अपवाद की श्रेणी में रखा गया। इसमें भी ऐसा ही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही रूप सही है। तो इनको अपवाद हैं, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान में रखें। दूसरा है गुण के और वृद्धि के अपवाद, तो ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रजोड़ ऊढ़, अब देखो इसमें ए है प्लस ऊ है बराबर
गुण संधि के अनुसार ओ बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता है, वृद्धि हो जाती है, औ बन जाता है और बन जाएगा प्रौढ़। तो गुण न होकर के वृद्धि हो गई। नियम गुण का लग रहा है, आगे हुई है वृद्धि, इसलिए इसको अपवाद में रखा गया है। अब सवाल यह है कि ये गुण का अपवाद है या वृद्धि का अपवाद है, तो दोनों का ही अपवाद है। इसमें गुण का नियम लग रहा है और वृद्धि हो रही है, तो इसको स्वर संधि का अपवाद कहा जाएगा, न कि गुण का या वृद्धि का। दूसरा, इसमें एक ऐसा ही मिलता जुलता शब्द है, प्र जोड़ उ है, इससे बनेगा प्रौ है, और अक्ष जोड़ उहीनी। यहां आप देखेंगे ए प्लस दीर्घ उ यही है, होना चाहिए था ओ, लेकिन हो जाएगा औ। अक्षौहिणी। अब न का अणय हो जाएगा। न का अणय क्यों हो जाता है? जब किसी शब्द में री रे और श आ जाए, री रे और श, तो इसमें देखो जो अक्षय है उसमें ये श होता है, क और श होते हैं ना, तो ये श आ गया, ये वाला, और री रे और श के बाद में कहीं भी न आ जाए तो ये न है, श के बाद न आ रहा है, तब उस न का अणय बन जाता है। जैसे रामायण में बनता है, क्रीडांगन में बनता है, दक्षिणायन में बनता है, मीरायण में बनता है। तो ये अक्षौहिणी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी अपवाद है। इसी तरह से स्व जोड़ ईरिणी। अक्षौहिणी सेना को कहा जाता है। अक्ष, अक्ष यानी धरातल, उहीनी चलने वाली, स्व यानी स्वयं। अब यहाँ वृद्धि हो जाएगी, देखो ए प्लस ई से गुण होना चाहिए था, हो रही है वृद्धि, स्वैरिणी। स्वैरिणी ये भी सेना को ही कहा जाता है जो स्वयं गमन करती है, स्वैरिणी, ये भी अपवाद है। तो ये अपवाद है, इनको भी आज अच्छी तरह से ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में आजकल ये भी पूछा जाता है कि इनमें से संधि का अपवाद शब्द कौन सा है। तो इस तरह से आपने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि अब तक पढ़ ली है हमने, इनका अभ्यास भी हमने किया है। आप भी इनका बार बार अभ्यास करें तो संधि में आप पारंगत हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम यण संधि और अयादि संधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।